हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो हम सामान्य और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य गुंजन से लिया गया है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में नौका विहार नामक शीर्षक से अवतरित है। नौका विहार शीर्षक है, इसके अंतर्गत जो अवतरित है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय नहीं देखा है, पढ़ा है, अथवा जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित श्रद्धा मनु है उसको नहीं पढ़ा है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से जाकर आप पिछले वीडियोज़ को देख सकते हो और यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप बेहतर कर सकते हो। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो बच्चे सेशन को शेयर और लाइक कर दें, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नवीनतम वीडियोज़ की जानकारी आपको शीघ्रतम प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं देर ना करते हुए आज की क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा विषय है नौका विहार। आइए समझते हैं नौका विहार। कवि ने इसमें क्या बताया है। चांदनी रात की प्राकृतिक सुषमा या सुंदरता के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज और सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंतस्था सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका कवि ने जो है चित्रात्मक अंकन इस रचना में किया है। जल में प्रतिबिंबित चंद्र, तारा, आकाश आदि की छवि का अंकन और गंगा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन करता है। तो यहाँ पर जो है कवि ने गंगा नदी में जो नौका विहार किया है और उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, उस प्राकृतिक सुंदरता या छटा का वर्णन जो है अपनी इस कविता में किया है। देखिए, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सेकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तपसा वाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, सिमटी है बरतुल मृदुर लहर। आइए अब इसके एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कविता है। जब तक आप इसके अर्थ को नहीं समझेंगे बच्चों, तब तक आप इसका जो इसकी व्याख्या आती है वो आप नहीं कर सकते हैं, और इस पद्यांश पर आधे जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनको आप हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इसकी व्याख्या को बहुत ही बारीकी से समझना है, एक एक शब्द के अर्थ को समझना है। लिखा है शांत। शांत माने क्या होता है बच्चों? शांत माने होता है बिल्कुल शांत, बिना शोरगुल किए हुए। स्निग्ध माने होता तरल या शीतल, तरल या शीतल। ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी, और उज्जवल का मतलब होता है सफेद। उज्जवल का अर्थ होता है सफेद। तो यहाँ पर जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, इन्होंने नौका विहार किया था गंगा नदी में, और उसका अनुभव ही और गंगा नदी की सुंदरता को यहाँ पर इन्होंने प्रकट किया है। क्योंकि नौका विहार सुमित्रानंदन पंत जी ने चांदनी रात में किया था, और इसमें इन्होंने गंगा जो नदी है उसको एक नायिका का रूप दिया है, यानी गंगा नदी का मानवीकरण किया है। गंगा को एक नायिका मानकर जो है उसकी शोभा का, उसकी सुंदरता का वर्णन जो है कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में किया है। तो कवि क्या कहता है? अपलक। अपलक माने क्या होता है? बिना पलक झपकाए हुए, अर्थात एक टक।
अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात आकाश। नीरव, नीरव माने होता है बच्चों बिल्कुल शांत, चुपचाप। अब भूतल माने होता है पृथ्वी या धरातल पर। तो कवि कहता है कि चारों ओर, क्योंकि रात्रि का वातावरण है, रात्रि का वातावरण होने के साथ साथ चारों ओर शांत, तरल, उज्ज्वल चांदनी बिखरी हुई है, चांदनी छिटकी हुई है या बिखरी हुई है। और आकाश जो अनंत है, जो आकाश है, वो टकटकी बांधे पृथ्वी की ओर देख रहा है, पृथ्वी की ओर देख रहा है। और पृथ्वी का जो वातावरण उस समय है वो बिल्कुल ही शांत और शब्द रहित है। कैसा है? नीरव है। भूतल कैसी है? पृथ्वी का वातावरण कैसा है? बिल्कुल शांत और निशब्द है। ऐसे मनोहर दृश्य को देखकर, ऐसे मनोहर और शांत वातावरण में जो गंगा नदी है, सेकत माने क्या होता है बच्चों? सेकत, सेकत माने होता रेत, सेकत माने रेत। और सैया माने बिछा, सेज इस पर लेटा जाता है। दुग्ध माने दूध, धवल माने श्वेत, तनभंगी माने होता है पतली। तनभंगी माने क्या होता है? पतली, यानी कृशकाय, बहुत ही कमजोर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कमजोर से मतलब है पतली। गंगा, ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म माने होता गर्मी के कारण, अब विरल माने होता शिथिल पड़ी हुई, गर्मी के कारण शीतल पड़ी हुई, शिथिल पड़ी हुई। लेटी है श्रांत, श्रांत माने क्या होता है बच्चों? श्रांत माने होता थकी हुई। अब क्लांत माने भी, क्लांत माने भी थकी हुई और शिथिल। निश्चल, और निश्चल माने होता प्रभावहीन, प्रभावहीन। तो इसका अर्थ यहाँ से लेखक कवि ने बताया है कि क्षीण धार वाली, क्षीण तनभंगी गंगा, क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच, बालू के बीच, सेकत माने तीक्ष्ण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई, मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई पतली, मानो कोई पतली दुबली पतली शरीर वाली सुंदर युवती। तो तनभंगी गंगा का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। तो कोई दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध, दूध जैसी श्वेत या दूध जैसी सफेद सैया पर, दूध जैसी सफेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई, मुरझाई हुई शांत लेटी हुई है, शांत लेटी हुई है। निश्चल माने शांत या प्रभाहीन, यानी कोई इसमें गति नहीं है, बिल्कुल शांत, ऐसी लग रही है, बिल्कुल शांत लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल। तापस, तापस माने क्या होता है बोलो? तापस वाला, तापस वाला माने होता तपस्विनी, अब बाला माने बालिका। गंगा माने गंगा, निर्मल माने स्वच्छ या पावन या पवित्र। शशि मुख माने चंद्रमा के मुख के समान। से दीपित, दीपित माने होता प्रकाशित होना। अब मृदु माने कोमल। अब करतल माने होती है हथेली, करतल माने हथेली, हथेली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसका अर्थ निकलता है कि गंगा के जल में, गंगा के जल में, गंगा निर्मल, गंगा के निर्मल जल में चंद्रमा का की जो झलक है, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो झलक रहा है। चंद्रमा, गंगा के जल में चांदनी प्रकाश में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो जल में दिखाई दे रहा है या झलक रहा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी वाला, कि गंगा रूपी कोई तपस्विनी वाला
अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई है। अपने ही कोमल हाथों पर रखकर मतलब हथेली पर रखकर लेटी हुई है, लेटी हुई है। और लहरें उर पर कोमल कुंतल, लहरें माने लहरें, छोटी छोटी लहरें, उर माने हृदय, हृदय या वक्ष स्थल, उर माने हृदय या वक्ष स्थल। और छोटी छोटी जो लहरें हैं उसके वक्ष स्थल पर ऐसे प्रतीत होती हैं मानो लहराते हुए कुंतल, कोमल कुंतल। कुंतल माने क्या होता है बच्चों? कुंतल माने होता है बाल या केस। तो छोटी छोटी जो लहरें हैं उसके वक्ष स्थल पर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे लहराते हुए कोमल केस हों। जो लहरें हैं वो बालों के प्रतीक हैं। लहरें जब उठती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो केस, बाल हिल रहे हों, गंगा रूपी नायिका के बाल हिल रहे हों। गोरे अंगों पर सियर सियर लहराता तार तरल सुंदर, और चंचल अंचल सा नीलांबर। गोरे, गोरे अंगों पर सियर सियर, सियर सियर लहराता तार तरल, तार और तरल, तार तरल मानो तारों का के समान जो चंचल है, सुंदर, सुंदर चंचल, ठीक है। और नीलांबर माने नीला, नीले आकाश रूपी वस्त्र, नीलांबर माने नीला वस्त्र या आकाश रूपी नीला वस्त्र। तो ऐसा लग रहा है कि मानो तारे भरे आकाश की चंचल परछाई, तारे भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में जब पड़ती है तो वह ऐसी प्रतीत होती है मानो गंगा रूपी तस्मी वाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से, सियर माने होता है स्पर्श से, बार बार कांपता हो। तारों जड़ा उसका नीला आंचल, तारों जड़ा उसका सुंदर नीला आंचल, आंचल लिखा है, नीला आंचल लहरा रहा हो, नीला आंचल लहरा रहा हो। आकाश रूपी नीले आंचल पर जो चंद्रमा की कोमल चांदनी है वो पड़ रही है, कोमल चांदनी से प्रकाशित हो रही है। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा, विभा माने होता बच्चों चमक, और सिमटी है वर्तुल, वर्तुल माने होता टेढ़ी मेढ़ी या गोलाकार, मृदुल माने कोमल, लहर माने लहर या तरंग, ठीक है बच्चों। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस आकाश रूपी नीले आंचल पर, उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की जो कोमल चांदनी है, चंद्रमा की जो कोमल चांदनी है, सच की रेशमी विभा, चंद्रमा की जो कोमल चांदनी है, उस कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी और बलखाती हुई लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं, कोमल लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी, सच की रेशमी विभा, उसकी रेशमी साड़ी में सिलवटें, सिकुड़न, सिकुड़न माने होता है सिमटी है, सिकुड़न पड़ गई है, सिलवटें पड़ गई हैं या सिमटे पड़ गए हैं। एक बार फिर से देखेंगे इसका अर्थ। कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्जवल अपलक अनंत नीरव भूतल। इस प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि है वो बता रहा है, कह रहा है कि चारों ओर शांत तरल और उज्जवल चांदनी बिखरी हुई है, चांदनी बिखरी हुई है, और आकाश टकटकी बांधे, आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है, और पृथ्वी अत्यधिक शांत है, नीरव माने होता शांत है। और
ऐसा सुंदर और मनोहारी शांत वातावरण में जो क्षीण धार वाली गंगा है, जिसकी धारा इसमें क्षीण हो गई है, प्रभावहीन हो गई है, धारा वाली गंगा बालू के बीच में मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत होती है, मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी श्वेत सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई, मुरझाई हुई और शांत लेटी हुई हो। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीप्त मृदुल करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल। और गंगा के जल में चंद्रमा की जो परछाई झलक रही है या प्रतिबिंब जो झलक रहा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है, गंगा के जल में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई हो और छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष स्थल पर, उसके जो वक्ष स्थल है और माने हृदय मतलब यहाँ पर है वक्ष स्थल से, उसके जो वक्ष स्थल हैं उस पर ऐसी प्रतीत होती है मानो वे लहराते हुए कोमल केस हों। तारों से भरे आकाश की चंचल परछाई में, तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में, यानी आकाश में तारे हैं वो भरे हुए हैं, उनकी जो चंचल परछाई है वो गंगा के जल में जब पड़ती है तो वो ऐसी लगती है, गंगा के जल में जब पड़ती है तो ऐसी लगती है, ऐसी प्रतीत होती है कि मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता है। तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की जो कोमल चांदनी है, कोमल चांदनी में जो प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बलखाती हुई जो लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं, ऐसी लग रही हैं मानो लेटने के कारण उसकी जो रेशमी साड़ी है उसमें सिलवटें या सिकुड़न पड़ गई हैं या सिमट गई है। तो यहाँ पर बच्चों काव्य का सौंदर्य भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो रस है, शांत रस का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर शांत रस है। और अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण, मानवीय करण, क्योंकि इसमें गंगा नदी को एक युवती के रूप में प्रकट किया गया है, मानवीकरण किया गया है। और उपमा अलंकार, ठीक है, और रूपक अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ। ये इतने इसमें अलंकार है। और गुण माधुरी है और छंद सुछंद है और भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। अगला पैराग्राफ देखें। चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीफी पर मोती की ज्योतिष ना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दुअरे ऊंचे लगते क्षण भर, अवका काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर बेभव स्वप्न सघन।
देखिए बच्चों, चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात का प्रथम पहर। तो इस पद्यांश में कवि ने चांदनी रात में जो नौका विहार किया उसका बहुत ही मार्मिक ढंग से, मनोहर रूप से वर्णन किया है, अति सुंदर ढंग से वर्णन किया है। और जब गंगा नदी में नौका विहार कर रहा है तो कवि बता रहा है कि, या सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं या कहते हैं कि वे चांदनी रात के प्रथम पहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी, चांदनी रात में, चांदनी रात का प्रथम पहर, यानी चांदनी रात में नौका विहार करने गए थे, लेकिन चांदनी रात का जो प्रथम पहर होता है, पहला पहर होता है, उस प्रथम पहर में नौका विहार करने के लिए हम चले नाव लेकर सत्वर। हम, सत्वर माने होता है तेज, सत्वर माने तेज या शीघ्र। कहते हैं कि हम नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। तेजी के साथ एक नाव लेकर जो है गंगा में बढ़ जाते हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता, सिकता माने होता है वालू या रेत, और सस्मित माने होता है मुस्कुराती हुई, मुस्कुराती हुई। सीपी माने सीपी, और मोती माने मोती होता है। ज्योत्सना माने होता है उज्ज्वल या सफेद। रही बिचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। पाल, पाल, पाल माने क्या होता है? पाल जो नावें होती हैं उनमें जो पाल होती है, उस पाल का मतलब होता है नाव का जो वेग है, नाव के वेग को बढ़ाने के लिए, नाव को आगे की ओर गति देने के लिए उसके ऊपर जो चादर लगाई जाती है उसी को हम पाल कहते हैं। जैसे ये नाव है, ठीक है, और नाव में यहाँ पर ये पाल लगाई जाए, इससे हवा इधर से बहे तो नाव आसानी से आगे की ओर बढ़ जाए, तो ये जो पाल लगाई जाती है, चादर लगाई जाती है, इसी को हम पाल कहते हैं। ठीक है बच्चों। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिचर। तो कवि पंत जी कह रहे हैं कि गंगा के तट के सौंदर्य का बहुत ही मनोरम ढंग से वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है, सुंदर लग रहा है, मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर, मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर, जो सीपी है, सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती, चंद्रमा रूपी मोती चमक रहा है, चमक रहा है। यानी कहने का तात्पर्य चांदनी के भ्रमण, चांदनी भ्रमण कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि चांदनी जो है वो गंगा नदी में भ्रमण कर रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें लो पाले चढ़ी। गंगा नदी में जो नाव थी, नौका विहार के लिए लगी हुई थी, उन नावों में जो है पालें लग गई हैं। नावों की पालें जो है नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं या लग गई हैं। उठा लंगर, और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। नाव को आगे बढ़ाने के लिए जो लंगर होते हैं, जो बड़ी लकड़ी होती है जिससे नाव को आगे की ओर खिसकाया जाता है, उसको उठा लिया है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। हाँ, मृदु माने होता मधुर, मंद मंद माने होता धीमे धीमे या धीरे धीरे, और मंथर माने होता है भी धीरे धीरे। लघु तरणी, लघु माने छोटी और तरणी माने नाव। एक होता तरणी बच्चों और एक होता तरणी। तो तरणी माने होता सूर्य और तरणी माने होता नाव। तो छोटी नाव हंसनी सी, हंसनी मतलब हंस के समान सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पर जो नावें थीं वो एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा के तट से खुली हैं। लंगर उठते ही छोटी छोटी जो नावें होती हैं वो अपने पाल रूपी पंख को तिर रही खोल पालों के पर। जो छोटी छोटी जो नावें होती हैं वो अपने पाल रूपी पंखों को खोलकर सुंदर हंसनियों के समान धीमे धीमे या धीमी धीमी गति से गंगा नदी में
तैरने लगी। एक बार फिर से इसके अर्थ को देखेंगे कि लंगर उठते ही, जैसे ही लंगर उठा, लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पालों, पाल रूपी पंख, जो पाल थे वो पंख के समान थे, पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी, गंगा नदी में तैरने लगी। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुअरे ऊंचे लगते क्षण भर। तो निश्चल जल के शुचि दर्पण, निश्चल, निश्चल माने होता शांत, निश्चल माने क्या होता है बच्चों? शांत। और शुचि, शुचि माने क्या होता है? शुचि माने होता है पवित्र या साफ या स्वच्छ। अब बिंबित, बिंबित माने होता है, दर्पण माने शीशा होता है, बिंबित माने होता है प्रतिछाया। रजत पुलिन, रजत माने होता है चांदी या चांद कह दो, ठीक है। वैसे रजत माने चांदी होती है, लेकिन यहाँ पर चांदी से मतलब है चांद से। अब पुलिन माने होता है किनारा, यानी चांद का चमकता हुआ किनारा। तो यहां पर इसका अर्थ निकला है, गंगा का जल शांत एवं निश्चल है। गंगा का जो जल है, क्योंकि रात्रि का वातावरण है, रात्रि के वातावरण में गंगा का जल जो होता है वो शांत और निश्चल है। जो दर्पण के समान, जो दर्पण के समान शोभायमान है, जो स्वच्छ दर्पण के समान शोभायमान है। और उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में, जो दर्पण है वो बहुत ही शोभायमान है। और उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में जो चांदनी है, चांदनी में नहाया हुआ रेतीला जो तट है वो प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रतिबिंबित होकर दुहरे ऊंचे लगते क्षणभर, दुगने परिणाम से, दुगने परिमाण में प्रकट हो रहा है, यानी दुगने रूप से जो है उसकी शोभा बढ़ रही है। कालांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। कालांकर का राजभवन, कालांकर तो आगे कवि कह रहा है कि गंगा तट पर शोभित, जो गंगा का तट है उसके किनारे जो है, गंगा के तट पर जो शोभायमान हो रहा है कालांकर का राजभवन, राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है, सोया जल में निश्चिंत। तो कालांकर का राजभवन का जो प्रतिबिंब है, प्रतिछाया है, परछाई है, वो शांत गंगा के जल में पड़ रही है, झलक रही है। और ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्रमन, प्रमन माने क्या होता है बच्चों? प्रमन माने होता है शांत। अब वैभव माने होता है ऐश्वर्य। अब सघन माने होता है प्रचुर या अधिक या घना हुआ। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा हो। ऐसा लग रहा है कि गंगा जल में निश्चित होकर सो रहा हो। उसकी ओर झुकी पलकों, उसकी ओर झुकी पलकों एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हों। उसकी झुकी पलकों एवं शांत मन में वैभव रूपी जो स्वप्न हैं, ऐश्वर्य रूपी जो स्वप्न हैं, वो तैर रहे हों, ऐसा लग रहा है।
तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा है? आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।